दोस्तों, दृष्टि के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा के भूगोल विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे हैं। यानी भूगोल विषय में जो कि यूजीसी नेट से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, हम उसके अंतर्गत उसके पाठ्यक्रम में इकाई के अनुसार कौन कौन से विषय वस्तु शामिल हैं उनके बारे में डिटेल से चर्चा यहाँ कर रहे हैं। आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने इकाई 1 से लेकर 8 तक के महत्वपूर्ण विषयों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा की है, जो कि आपके ज्योग्राफी के लिहाज से कौन कौन से टॉपिक हैं इस सिलेबस में जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में हमने डिस्कशन किया है। आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के ही पाठ्यक्रम के संदर्भ में, जिसमें इकाई 9 शामिल है। यानी आज की वीडियो में हम ज्योग्राफी के पाठ्यक्रम में इकाई 9 में या यूनिट नंबर 9 में जो विषय वस्तु शामिल है उन पर चर्चा करने वाले हैं। बात करें इकाई 9 के बारे में, तो पाठ्यक्रम के अनुसार इकाई 9 का नाम दिया गया है भौगोलिक तकनीकें। या इसे आप कह सकते हैं जियोग्राफिकल टेक्निक, जियोग्राफिकल टेक्निक्स, ठीक है, तकनीकियां, भौगोलिक तकनीकियां। भौगोलिक तकनीकियां क्या है? देखिए, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी की, हम बात करते हैं भू आकृति विज्ञान की। यानी हम भूमि में जो भी आकृतियां पाई जाती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें महाद्वीप में पाए जाने वाले उच्चावच के बारे में चर्चा करेंगे, महासागरों में पाए जाने वाले उच्चावचों के बारे में चर्चा करेंगे और पृथ्वी की आकृति के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हम क्रमशः पृथ्वी की जलवायु के बारे में जानेंगे, विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु, मौसम में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानेंगे। हम इसके बाद पर्यावरण की ओर बढ़ेंगे, हम मानव भूगोल के बारे में जानेंगे, पृथ्वी और पर्यावरण तथा मानव के बीच क्या इंटरेक्शन है इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे और यह सिलसिला लगातार आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम किसी भी लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे लिए या हमारे सामने जरूरी है कि मानचित्र रखा हो। क्यों? क्योंकि आप मानचित्र के बेस पर उस लोकेशन को ट्रैक कर पाते हैं। तो जब आप जानते हैं कि आपको किस स्थान के बारे में बताया जा रहा है, आपके पास मैप है, तो आप उस मैप के थ्रू उस स्थान के बारे में देख सकते हैं कि आपको इस वाले क्षेत्र की लोकेशन के बारे में आपसे चर्चा की जा रही है, आपको मैप में इस क्षेत्र को देखना है और इससे जुड़ी हुई जो भी स्थितियां हैं ठीक से उन्हें हमें देख लेना है, पढ़ लेना है, ताकि हम एग्जाम में यदि इससे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसे हल कर पाए। तो इसे जानने के लिए आपने क्या देखा? मैप देखा, आपने देखा मानचित्र। जब आपको कोई आंकड़ा दिया जाता है तो उस आंकड़े को भी चार्ट के माध्यम से दर्शाया जाता है या आपको एक नॉर्मल रेखा आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है, तब आप इससे अनुमान लगा पाते हैं कि कोई आंकड़ा किस तरीके से पिछले वर्ष या आगे आने वाले वर्षों में आगे बढ़ेगा या कम होगा। जब आप किसी लोकेशन में आगे बढ़ते हैं तो आपको जरूरत पड़ती है जीपीएस की, और ये सभी चीजें एक साथ मिलकर क्या कहलाती हैं? भौगोलिक तकनीकियां। ये सभी कहलाती हैं जियोग्राफिकल टेक्निक्स। यानी आप जिन तकनीकों के माध्यम से भूगोल को जानेंगे, भूगोल को समझेंगे, वे तकनीक ही कहलाती हैं भौगोलिक तकनीकें, जियोग्राफिकल टेक्निक। तो आज की यूनिट में हम जियोग्राफिकल टेक्निक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से कि आखिर जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है, भौगोलिक सूचना तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। हम डिटेल से जानेंगे मानचित्र के बारे में, मानचित्र में आंकड़ों को कैसे रखा जाता है, कैसे दर्शाया जाता है, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। मानचित्र के प्रकारों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इकाई 9 के अंतर्गत किन खास विषयों के बारे में पढ़ने वाले हैं या किन खास टॉपिक्स को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। तो यह है भूगोल विषय का नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत ही अगला यूनिट, यानी यूनिट नंबर 9। यूनिट 9 का नाम है, ध्यान रखिएगा, भौगोलिक तकनीकें, जिसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं जियोग्राफिकल टेक्निक्स। जियोग्राफिकल टेक्निक्स के अंतर्गत सबसे पहले हमारे लिए जानना यही जरूरी है
कि आखिर सोर्सेस ऑफ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड डेटा क्या है, लेकिन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में। दरअसल किसी भी धरातल की जब हम स्थितियां हैं जो, या वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, या वहां पर जो भी घटनाएं घटित होती हैं, उन्हें हम मानचित्र और आंकड़ों के माध्यम से दर्शाते हैं। तो उन्हें हम कैसे इकट्ठा करते हैं, उन्हें हम रूपांतरित करते हैं, उन्हें हम भंडारित करते हैं। सबसे पहले संग्रहण करते हैं हम उनका, फिर भंडारण करते हैं, फिर उन्हें हम अपने हिसाब से विश्लेषित करते हैं या विश्लेषण करते हैं उनका। तो ये सभी तकनीकें एक साथ जहां की जाती है, उन सभी चीजों को एक साथ मिलके ही पढ़ा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र के रूप में। ठीक है, यानी इनका संग्रहण, भंडारण, विश्लेषण, ये सभी चीजें जब एक साथ मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करती हैं, जिस नेटवर्क का निर्माण करती हैं, उसे कहते हैं क्या, भौगोलिक सूचना तंत्र या जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में GIS लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। आपको सिलेबस में आगे जब हम चर्चा करेंगे तो कई बार GIS का जिक्र आएगा, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जिक्र आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि GIS क्या है। ठीक है, तो इस पूरी यूनिट में हम चर्चा करने वाले हैं भौगोलिक सूचना तंत्र। भौगोलिक सूचना तंत्र आखिर क्या है, जानेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के विकास के बारे में, किसका कैसे समय के साथ विकास होता गया। भौगोलिक सूचना तंत्र के उपयोग के बारे में समझेंगे, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रकारों को देखेंगे, भौगोलिक सूचना तंत्र कैसे भूगोल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यह भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं यूनिट में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भौगोलिक सूचना के बारे में कि आखिर भौगोलिक सूचना क्या है, इसे कैसे इकट्ठा किया जाता है, इसके कितने प्रकार हैं। फिर जानेंगे आंकड़ों के सोर्सेस के बारे में कि आखिर आंकड़ों के सोर्स क्या है, कहां से आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंकड़े दो तरीके से इकट्ठे किए जाते हैं, स्थानिक आंकड़े और गैर स्थानिक आंकड़े। स्थानिक आंकड़े की बात करें, जब हम जनसंख्या जैसे आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं, स्थानिक आंकड़ों के अंतर्गत शामिल किया जाता है जब हम बात करें। और ये भी बात करते हैं कि आखिर इन्हें कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो इसके कई सोर्सेस होते हैं। आप किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष पूछ सकते हैं, किसी व्यक्ति से आप प्रश्न फ्रेम करके सवाल के जवाब के रूप में पूछ सकते हैं। ठीक है, यानी इंटरव्यू के माध्यम से आप साक्षात्कार के रूप में किसी से पूछ सकते हैं और आपको वहां से डेटा प्राप्त हो जाएगा। कई सरकारी, कई निजी संस्थाएं हैं जो अपने डेटा को निकालती हैं या सर्वे करती हैं, सर्वेक्षण के माध्यम से डेटा इकट्ठा किया जाता है। ये सभी डेटा स्थानिक डेटा के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें गैर स्थानिक डेटा के रूप में, तो जब हम किसी व्यक्ति की आयु की बात करते हैं, उसके वेतन की बात करते हैं, किसी व्यक्ति की लंबाई की बात करते हैं, गैर स्थानिक डेटा के रूप में जाने जाते हैं। हम बात करें कि सिलेबस के अंतर्गत और हम किन खास चीजों की चर्चा करने वाले हैं, तो हम चर्चा करेंगे मानचित्र के प्रकारों के बारे में। यानी आप सबसे पहले जानेंगे कि आखिर मानचित्र है क्या, क्योंकि आपको एक पटल दे दिया गया है, उस पटल में आपको चीजों को कैसे निरूपित करना है, आपको कोई आंकड़ा दिया गया, उस आंकड़े को कैसे रखना है, इसके लिए ही हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मानचित्र के प्रकारों के बारे में कि मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। आगे आप चर्चा करेंगे कि इसमें आंकड़ों को कैसे निरूपित किया जाता है। मानचित्र के प्रकारों में हम विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को जानेंगे, शुरू से लेकर अभी तक उनकी यात्राएं क्या रही हैं यह भी समझेंगे। हम जानेंगे मानचित्र निर्माण की तकनीकों के बारे में कि मानचित्र का निर्माण किन किन तकनीकों के माध्यम से किया गया है और अभी भी किन किन तकनीकों के माध्यम से मानचित्र का निर्माण होता है। इसके अलावा हम जानेंगे मानचित्र की तकनीकों में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ध्यान रखेगा। हम जानेंगे कोरोप्लेथ तकनीक को कि यह क्या है, ये किस प्रकार के मानचित्र होते हैं। फिर हम जानेंगे समानांतर तकनीक को कि आखिर समानांतर तकनीक क्या है। फिर जानेंगे डेसीमेट्रिक तकनीक को और अंत में प्रवाह मानचित्र को। तो ये मानचित्र के अलग अलग प्रकार हैं, उनके बारे में, इनकी तकनीकों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे क्लास में कि आखिर ये मानचित्र कौन कौन से मानचित्र होते हैं। फिर हम जानेंगे मानचित्र पर आंकड़ों का निरूपण। ध्यान रखेगा कि आखिर मानचित्र में जो डेटा आपको दिया जा रहा है, जो आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं, वो आंकड़े आप मानचित्र में कैसे निरूपित करते हैं। तो इसकी भी अपनी पद्धतियां हैं, इसके अपने प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मानचित्र पर आंकड़ों की निरूपण के रूप में आपको क्या क्या देखना है, ध्यान रखना है। आप देखेंगे पाई आरेख, जैसे हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा, पाई आरेख और वृत्त आरेख ये एक ही चीज है,
यानी जब आपको कोई डेटा ऐसे वृत्त के रूप में दिया हो, और आपने पढ़ा होगा कई बार, आपने भूगोल में, फिजिक्स में, या कई आपने भूगोल के ही कई चैप्टर्स में पढ़े होंगे, जब आपको ये आंकड़े प्रतिशत के रूप में कि यहाँ पर 30% है, 20% है, जनसंख्या का प्रतिशत अलग होता है, तो जब आपको ऐसे पाई चार्ट बना के कोई आंकड़ा संदर्भित किया जा रहा हो या बताया जा रहा हो तो उसे कहते हैं पाई आरेख। यानी ये भी एक मानचित्र का प्रकार है कि आंकड़ों का निरूपण कैसे किया जाता है, पाई आरेख के रूप में किया जाता है। दूसरा है दंडारेख। तो आपने जब बहुलक वाले सवाल सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा ऐसे दंडारेख बने होते हैं और इनकी आपस में तुलना करके देखा जाता है कि क्या स्थिति है, और ये पूरा तकनीक एक्स और वाई अक्ष में जब इन्हें दर्शाया जाता है दंडारेख कहलाती है। और ठीक ऐसा ही एक अलग अन्य निरूपण है आंकड़ों का जिसे कहते हैं रेखा आरेख। तो हम इनके बारे में क्लासरूम में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, पाई आरेख, दंडारेख और रेखा आरेख के बारे में, यानी मानचित्र के आंकड़ों का जो निरूपण है इसे हम डिटेल से पढ़ेंगे। इनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है, इन सभी के बारे में जानेंगे, और इनमें समय समय पर क्या अपडेट हुआ है यह भी हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम डेटाबेस के बारे में। आखिर ये डेटाबेस क्या है, तो इसके अंतर्गत हम बात करेंगे चित्ररेखा पुंज के बारे में, हम बात करेंगे सदिश आंकड़ा प्रारूप के बारे में कि सदिश आंकड़ा प्रारूप क्या है, और साथ में हम बात करेंगे इनके आरोपण आंकड़ा प्रारूप के बारे में। ठीक है, तो इनका अपना अलग अलग एक सिस्टम है, एक अलग अलग प्रारूप है, तो हम इनके बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे और जानेंगे इनके बारे में कि आखिर GIS डेटाबेस जो है उसे किन किन क्षेत्रों में, किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के बारे में और इनके सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट प्रकार। दरअसल GIS के अपने प्रकार हैं जिसमें 3 चीजें शामिल हैं। 3 चीजों में सबसे महत्वपूर्ण चीज है रूपांतरण। ध्यान रखिएगा, GIS को जब हम पढ़ेंगे तो इसके प्रकारों में 3 चीजें शामिल हैं, रूपांतरण, ठीक, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज को आप ध्यान रखिएगा संपादन, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसमें, जब हम रूपांतरण के बाद जब हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, भंडारण कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण यानी GIS के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं इसके प्रकारों में रूपांतरण की, हम चर्चा करने वाले हैं संपादन की और विश्लेषण की, जो इसके बारे में डिटेल से हम क्लास में डिस्कस करेंगे और इनके विभिन्न सब टाइप्स को भी देखेंगे। ठीक है, कि कैसे ये चीजें की जाती हैं। फिर जानेंगे अंकीय उत्थान मॉडल के बारे में। अंकीय उत्थान मॉडल अपने आप में एक महत्वपूर्ण मॉडल है, ध्यान रखिएगा, और यह अपने आप में कई बार चर्चा में बना रहा है। अंकीय उत्थान मॉडल की यदि हम बात करें तो इसे डिजिटल एलिवेशन मॉडल के रूप में भी जाना जाता है, या आप इसे ध्यान रखिएगा इसका दूसरे उसमें है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है DEM। ये आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा, आप समझ जाइएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल के बारे में, जिसे हिंदी में कहा जाता है अंकीय उत्थान मॉडल। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे भू संदर्भ के बारे में, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक सेगमेंट है इसका, जिसके अंतर्गत हम समन्वय पद्धति को जानेंगे। हम जानेंगे मानचित्र प्रक्षेप और आंकड़ों के बारे में। किसके संदर्भ में, ध्यान रखिएगा, यह है भू संदर्भ। ठीक है, भूमि के संदर्भ, क्योंकि आंकड़ों को अलग अलग तरीकों से इकट्ठा किया जाएगा, अलग अलग चीजों के लिए इकट्ठा किया जाएगा, तो इसलिए हम भौगोलिक तकनीकों के अंतर्गत सभी चीजों को अलग अलग सेगमेंट में पढ़ेंगे। हम बात करेंगे भौगोलिक सूचना तंत्र के अनुप्रयोग के बारे में, कि आखिर भौगोलिक सूचना तंत्र जो है उसका उपयोग क्या है, इसके अनुप्रयोगों में क्या शामिल है। इसके अनुप्रयोगों में ध्यान रखेगा विषयात्मक मानचित्र कला शामिल है, यानी विषय के रूप में मानचित्र का किन किन सेगमेंट में डिवाइडेशन है, इसे हम डिटेल से देखेंगे। हम जानेंगे स्थानिक डिजिटल या कहें स्थानिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, यह क्या है। स्थानिक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी किसका हिस्सा है, ध्यान रखिएगा GIS का हिस्सा है, और ये इसी के ही अनुप्रयोग के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इसके बाद जानेंगे आधारभूत सुदूर संवेदन को, कि आधारभूत सुदूर संवेदन में क्या आता है, इसका मतलब क्या होता है, और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल की गई हैं। जैसे हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में,
विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम आप सभी जानते हैं, जिसमें हम रंगों को स्पेक्ट्रम को विभिन्न रंगों के अलग अलग नाम के रूप में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम दृश्य प्रकाश की बात करते हैं, जिसमें हम अवरक्त तरंगों की बात करते हैं, जिसमें हम यूएवी रेज की बात करते हैं, दृश्य प्रकाश की बात करते हैं। इसे हम विभिन्न, इस पूरे स्पेक्ट्रम को हम कई भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, इसे ही कहा जाता है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। हम बात करेंगे संवेदक एवं प्लेटफॉर्म के बारे में, ये क्या होते हैं हम जानेंगे। वियोजन एवं वियोजन के प्रकारों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। एयर फोटो के तत्व क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, हमारे लिए कितने सहायक हैं, हमारे लिए कहाँ पर उपयोगी हैं, इनके बारे में देखेंगे। ग्राफ के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से हम इसे समझेंगे। हम जानेंगे सैटेलाइट इमेज की विवेचना को। अभी तक आपने सैटेलाइट इमेज के बारे में पढ़ा होगा, हम इसकी विवेचना यानी इसके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आखिर सैटेलाइट इमेज क्या है और सैटेलाइट इमेज को कैसे प्राप्त किया जाता है, मानचित्र में इसे कैसे देखा जाता है और कैसे इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम चर्चा करेंगे इसी के अंतर्गत फोटोग्रामिति को, जो कि अपने आप में बहुत ही छोटा सा बट अच्छा कंसेप्ट है, जिसे आपको जानना जरूरी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एरियल फोटोग्राफ के प्रकार के बारे में। एरियल समझ गए होंगे, एयर में उड़ने वाले, हम जेट विमानों के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, तो एरियल फोटोग्राफ के प्रकारों के संदर्भ में चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे अंकीय प्रतिबिंब प्रक्रम के बारे में या प्रक्रमण के बारे में। यह भी अपने आप में एक बड़ा है और इसे भी मानचित्र के माध्यम से हम डिटेल से समझेंगे। ठीक है, फिर बात करेंगे सुदूर संवेदन की प्रौद्योगिकी का विकास और बृहद आंकड़ों का आदान प्रदान, यानी सुदूर संवेदन। ध्यान रखिएगा, सुदूर संवेदन में प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी कैसे सहायक रही है और इसकी लगातार विकास क्रम क्या रहा है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और इसके साथ हम बात करेंगे आंकड़ों के आदान प्रदान को लेकर। सुदूर संवेदन के क्षेत्र में ही हम बात करेंगे भारत के प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और इसके उपयोग में कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में भी हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम बात करेंगे जीपीएस सिस्टम के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, आप सभी जानते हैं किस जीपीएस के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं उसी मैप या जीपीएस सिस्टम के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, रास्ते को ट्रैक करते हैं। ठीक है, तो जीपीएस सिस्टम के बारे में समझेंगे, जीपीएस सिस्टम के घटकों के बारे में जानेंगे, जैसे अंतरिक्ष, भूतल नियंत्रण एवं रिसीवर खंड। ठीक है, यानी देखिए, जब कहीं से भी सिग्नल निकलता है तो सिग्नल किसी एक खास चीज से टकराकर वापस आता है और रिसीवर के पास रिसीव होता है। ध्यान रखिएगा, ये ठीक रेडियो वेव में के संदर्भ में भी होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी। तो यहाँ भी यही है, बिल्कुल जीपीएस में भी यही ऐसे ही फिनोमिना काम करता है, यानी अंतरिक्ष, भूतल नियंत्रण और रिसीवर खंड, इन तीनों के बीच में ही जीपीएस घटकों, ये तीनों जीपीएस के घटक है और इन तीनों के बीच में ही आदान प्रदान डेटा का होता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसके अनुप्रयोग के संदर्भ में कि और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। हम बात करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति मापन के अनुप्रयोग के बारे में। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय प्रवृत्ति मापन अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण है। केंद्रीय प्रवृत्ति मापन क्या है, इसके उपयोग क्या है, क्योंकि इसका उपयोग हम करते हैं आसपास और ये जरूरी है। फिर बात करेंगे इसके परिक्षेपण और असमानताओं के बारे में। हम बात करेंगे प्रतिचयन के बारे में, ध्यान रखिएगा, सैंपलिंग के बारे में। ठीक है, सैंपलिंग भी एक टॉपिक है इस यूनिट का, जिसके कई सब टॉपिक्स भी हैं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हम जानेंगे आखिर सैंपलिंग कार्यविधि को, कि सैंपलिंग की कार्यविधि कैसे की जाती है। हम जानेंगे इसकी परिकल्पना परीक्षण को, इसके अंतर्गत कुछ परिकल्पना परीक्षण भी शामिल किए गए हैं, उन्हें भी हम चर्चा में लाएंगे क्लासरूम में। फिर हम बात करेंगे समय श्रेणी विश्लेषण को, यानी समय श्रेणी का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हम जानेंगे सहसंबंध और समाश्रयण, इन दोनों के बारे में। तो देखिए, अपने आप में है तो और के साथ लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग टॉपिक है। सहसंबंध अलग टॉपिक है, समाश्रयण अलग टॉपिक है। फिर इन दोनों के बीच में क्या समानताएं हैं, इसे लेकर समझाया गया है। फिर हम जानेंगे विश्लेषण के बारे में, जानेंगे सूचकांकों का मापन कैसे किया जाता है। हम जानेंगे संकेतकों को पैमाना मुक्त बनाने के लिए, यानी संकेतकों को पैमाना मुक्त कैसे बनाया जाता है और इनमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये इसी यूनिट के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। हम साथ में पढ़ेंगे इसमें संयुक्त सूचक की संगणना।
ध्यान रखिएगा। संयुक्त सूचक की संगणना, इसके भी अपने कुछ सब टॉपिक्स हैं जिन्हें हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे प्रधान घटक विश्लेषण और समूह विश्लेषण के बारे में। ध्यान रखिएगा, जब हम घटकों की बात करते हैं तो उसमें से कुछ प्रधान घटक होंगे जो कि महत्वपूर्ण होंगे, तो उन प्रधान घटकों और जो समूह और जो अन्य घटक हैं उनके बीच में जब हम विश्लेषण करेंगे तो उस विश्लेषण के बाद बात करेंगे सामूहिक विश्लेषण की, तो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे आकार मिति विश्लेषण के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिए, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आकार मिति। इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आकार मिति क्या होती है, फिर आकार मिति के माध्यम से विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो आकार मिति विश्लेषण को समझेंगे। हम समझेंगे सरिताओं का क्रमीकरण, ध्यान रखिएगा, ये भी अपने आप में एक टॉपिक है जो कि किसको लेकर है, नदियों को लेकर है, तो सरिताओं के क्रमीकरण को समझेंगे। हम समझेंगे विभाजन अनुपात को, विभाजन अनुपात क्या होता है भूगोल के लिहाज से। ये सभी तकनीकें या टेक्निक्स अपने आप में महत्वपूर्ण है, तब आप जान पाएंगे कि आखिर ये इन तकनीकों के इजाद से ही कोई भी चीज या कहें किसी का जो नामकरण किया गया है वह किस आधार पर किया गया है, किसी उच्चावच का नामकरण किया गया है तो किस आधार पर किया गया है, तो इन सभी मानचित्रों आंकड़ों के विरूपण के बाद या इनके निरूपण के बाद ये चीजें की गई हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे अपवाह घनत्व एवं अपवाह आवृत्ति के बारे में। अपवाह घनत्व क्या होता है, अपवाह आवृत्ति क्या होती है। हम जानेंगे द्रोणी परिक्रामी अनुपात और द्रोणी रूप के बारे में, कि आखिर ये क्या होते हैं। हम जानेंगे परिच्छेदिकाएं के बारे में, क्या है परिच्छेदिकाएं या परिच्छेदिकाओं का मतलब क्या होता है। जानेंगे हम ढलान विश्लेषण के बारे में, ध्यान रखिएगा ये स्लोप से संदर्भित चीजें हैं, तो इसके विश्लेषण को देखेंगे। हम जानेंगे प्रवणतादर्शी वक्र के बारे में, हम जानेंगे उच्चतादर्शी वक्र के बारे में, साथ में हम चर्चा करेंगे तुंगता बारंबारता आरेख के बारे में, जो कि भूगोल से ही संबंधित सबसे महत्वपूर्ण शब्दावलियों में से एक है, जिसमें आप ढलान के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप पढ़ेंगे वक्र से संबंधित कि आखिर प्रवणतादर्शी वक्र क्या कहलाते हैं, आप पढ़ेंगे उच्चतादर्शी वक्रों के बारे में, ये क्या कहलाते हैं, आप पढ़ेंगे तुंगता बारंबारता आरेख के बारे में। ध्यान रखिएगा, तुंगता अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है ज्योग्राफी का, जिसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी उच्चावच को पढ़ेंगे तो ये सारे शब्द आपको वहां मिलेंगे और उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे सभी उच्चावचों के संदर्भ में। ठीक है, क्योंकि ढलान भी या वक्र भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। महाद्वीपीय ढलानों को अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और महासागरीय ढलानों को भी डिफाइन किया जाता है। इनके ढलान में भी अलग अलग छोटी छोटी आकृतियां बनती हैं, उनके बारे में हम वहां डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सिलेबस के डिस्कशन में इतना ही, यानी यूनिट 9 के अंतर्गत जो हम पढ़ने वाले हैं जिन जिन टॉपिक्स को, वो टॉपिक्स यही हैं। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे हम क्लासरूम में। ध्यान रखिएगा किसके अंतर्गत है, यूनिट 9 के अंतर्गत, भौगोलिक तकनीकों के अंतर्गत। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में जो कि यूनिट 10 से संबंधित होगी या इकाई 10 से जुड़ी हुई होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।